क्या एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी कराने के बाद प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं? क्या लेप्रोस्कोपी सिर्फ डायग्नोसिस के लिए होती है या लेप्रोस्कोपी से ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट को सर्जरी करवानी पड़ती है? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी को लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमियां यहीं पे होती हैं। कुछ फीमेल्स एंडोमेट्रियोसिस के नाम से डर जाती हैं। जब उनका डायग्नोसिस होता है कि एंडोमेट्रियोसिस, तो वो डर जाती हैं। कुछ महिलाएं सर्जरी के नाम से डर जाती हैं और कुछ सालों तक दर्द ही सहन करते रहते हैं, क्यों उन्हें लगता है कि ऑपरेशन पता नहीं कितना बड़ा ऑपरेशन होगा। जबकि आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ने एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से बदल दिया है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी कब करनी चाहिए, लेप्रोस्कोपी कैसे करते हैं हम लोग, और सर्जरी के दौरान हम क्या करते हैं अंदर, और एंडोमेट्रियोसिस को हम कैसे हटाते हैं आपके शरीर से, और आपकी फर्टिलिटी पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। मतलब आप प्रेग्नेंट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात, जो हर एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट को सर्जरी का जरूरत नहीं होता है, और ये वो पॉइंट है जो हर महिला को पता होना चाहिए। अगर आपके सिम्टम हल्के हैं, आपका दर्द मेडिसिन से कंट्रोल हो रहा है, और प्रेगनेंसी की आप तत्काल अभी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो कई महिलाओं में मेडिकल मैनेजमेंट पर्याप्त हो सकता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में सर्जरी सबसे बेस्ट ऑप्शन भी हो जाता है। भाई, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर सर्जरी कब बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, सर्जरी कब करनी पड़ती है? आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इसका आंसर है, अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सेकंड, आप दर्द के लिए दर्द की दवाई खा रहे हो, पेन किलर या हार्मोनल ट्रीटमेंट खा रहे हो, और उससे भी आपको आराम नहीं मिल रहा है। तीसरा, आपके ओवरी में चॉकलेट सिस्ट ऑलरेडी बन गया है। चौथा, आपको इनफर्टिलिटी का समस्या हो रहा है। पांचवें की बात करें तो डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस अगर आपको है। छठे की बात करें तो आपके बोवल मतलब इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर प्रभावित हो रहे हैं, तो हम पेशेंट को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सलाह देते हैं। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी का उद्देश्य सिर्फ आपकी बीमारी को हटाना नहीं होता, बल्कि आपका दर्द कम करना, आपके पेल्विस के अंदर अनाटॉमी को नॉर्मल रिस्टोर करना, और आपकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करना होता है। अब समझते हैं कि लेप्रोस्कोपी क्या होता है। सर आप लेप्रोस्कोपी बोल रहे हो, क्या होता है लेप्रोस्कोपी? तो लेप्रोस्कोपी एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, यानी पूरा से पेट काटने का जरूरत नहीं है, बड़े कट का रिक्वायरमेंट नहीं है। आमतौर पर पेट पे 2 या 3 होल किए जाते हैं, जिसकी लंबाई नॉर्मली 5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर होती है। मतलब 5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के हम होल बनाते हैं। फिर उसके अंदर एक हम हाई डेफिनेशन कैमरा अंदर डालते हैं पेट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोप। और यही कैमरा हमें पेल्विस को अंदर का मैग्नीफाइड व्यू दिखाता है। मतलब आपके पेट के अंदर जो है उसको मैग्नीफाई करके हमें टीवी पे दिखाता है। लेकिन असली जादू पता है कहां शुरू होता है? ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी की तुलना में लेप्रोस्कोपी में अंदर की स्ट्रक्चर बहुत बड़ी बड़ी दिखती है, जिससे आपकी बीमारी को हम ज्यादा प्रिसीजन के साथ हटा सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है, सर अब सर्जरी शुरू कैसे होती है? तो सबसे पहले आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब आपको बेहोश किया जाता है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर आपको दवाई देंगे जिससे आप सो जाओगे। पेशेंट पूरी तरीके से सोया रहता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से पेट के अंदर वर्किंग स्पेस बनाते हैं ताकि हम वहां पे काम कर सकते हैं, और उससे हमें ऑर्गन क्लियर दिखते हैं अंदर। उसके बाद हम कैमरा डाला जाता है, और पेल्विस को पूरे तरीके से चारों तरफ से हम अच्छे से पहले देखते हैं। और ध्यान से समझिए, एंडोमेट्रियोसिस हमेशा एक जैसा नहीं दिखता है। कभी ये छोटे छोटे काले काले धब्बों के तौर पे दिखता है, कभी लाल लीजन रेड लीजन्स की तरह दिखता है, कभी सफेद स्कार टिश्यू की तरह दिखता है, और कभी गहरे फाइब्रोसिस के तौर पे दिखता है। इसलिए एक्सपीरियंस्ड एंडोमेट्रियोसिस सर्जन की भूमिका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी का उद्देश्य सिर्फ दिखाई देने वाली डिजीज हटाना नहीं है, बल्कि कंप्लीट एक्सीजन करना होता है, यानी बीमारी को जड़ से निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। और अब सर्जरी के दौरान क्या क्या किया जा सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो सबसे पहले जो हमें एंडोमेट्रियोसिस टिश्यू दिखते हैं हम सब उनको हटाते हैं। फिर उसके बाद आपके एडिशंस रिलीज करते हैं, मतलब आपके जो ऑर्गन आपस में चिपक गए हैं हम उन सबको अलग अलग करते हैं। दिमाग में आ रहा होगा ये एडिशन क्या होता है। तो ये एक स्कार टिश्यू होता है जो ऑर्गन्स को आपस में चिपका देता है, जैसे आपकी आहार नाल, ओवरी, बच्चेदानी, फैलोपियन ट्यूब, सब चीजें आपस में चिपक जाती है। कई बार यूट्रस भी पीछे की तरह चिपक जाता है, कई बार आहार नाल और ओवरी आपस में जुड़ जाती है। और यही कारण है कि दर्द भी होता है और इनफर्टिलिटी भी होता है, मतलब बेबी भी कंसीव नहीं होता। और अब सर्जरी के दौरान इन एडिशन को हम सावधानी से अलग करते हैं, धीरे धीरे सब चीजों को अलग करते हैं और पेल्विक एनाटॉमी को नॉर्मल स्थिति में लाने का पूरा कोशिश करते हैं। लेकिन असली चुनौती पता है कहां पे आती है? चॉकलेट सिस्ट। ओवरी में, आपके ओवरी मतलब अंडेदानी में बनने वाला एंडोमेट्रियोसिस, जिसको चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं, या एंडोमेट्रियोसिस का ये एक कॉमन रूप है। अब चॉकलेट सिस्ट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो सिर्फ सिस्ट का पानी निकाल देना इसका ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब एस्पिरेट करना उसको, ये ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इससे आपको दोबारा होने का संभावना बढ़ जाएगा। इसलिए मैक्सिमम मामलों में हम सिस्ट वाल को भी रिमूव करते हैं, मतलब सिस्ट के चारों तरफ जो वाल है उसको भी पूरा निकालने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दोबारा एंडोमेट्रियोसिस नहीं हो। लेकिन यहाँ सर्जन को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि आपकी ओवरी में हेल्दी टिश्यू को भी हमें बचाना होता है, तभी तो आप फ्यूचर में प्रेग्नेंट हो पाओगे। और यही वो पॉइंट है जो फर्टिलिटी को चाहने वाली महिलाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्दी ओवरी टिश्यू को बचाना। और अब बात करते हैं डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस। कुछ महिलाओं में ये डिजीज सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं रहती, ये कहां कहां फैल सकती है? बोवल मतलब इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर पेशाब का पाइप और पेल्विक नर्व तक पहुंच जाती है। ऐसे मामलों में ये सर्जरी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है और कई बार मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की जरूरत पड़ सकती है, मतलब दूसरे डॉक्टर को बुला के भी उसको सर्जरी में शामिल करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सर्जरी करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होगा हमारा? आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या अगर सर्जरी हम करा लेंगे तो क्या प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी? तो इसका आंसर है यस, कई मामलों में बढ़ जाती है। कैसे? तो प्रेगनेंसी होने के लिए एग और स्पर्म का मिलना जरूरी है, ये आपको पता है, एग और स्पर्म का मिलना जरूरी है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ओवरी कई बार अपनी जगह से हट जाती है, ट्यूब मुड़ जाती है, आपस में एडिशंस बन जाते हैं, सारे ऑर्गन आपस में चिपक जाते हैं और पेल्विक एनाटॉमी खराब हो जाती है। तो जब सर्जरी द्वारा ये एडिशंस हटाए जाते हैं तो एग और ट्यूब का संबंध बेहतर हो सकता है, मतलब जो एग है वो ट्यूब के अंदर जाने का संभावना बढ़ जाएगा और नेचुरल प्रेगनेंसी आने की संभावना बढ़ जाएगी। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइल्ड और मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस में सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी चांसेस में सुधार देखा जा सकता है, लेकिन आपकी फर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी आने की संभावना केवल सर्जरी पर डिपेंड नहीं करती है, ये आपकी एज, आपकी ओवरी के अंदर कितने अंडों का रिजर्व है, मेल फैक्टर की क्या रिपोर्ट्स हैं, स्पर्म काउंट, सीमेन एनालिसिस और डिजीज का सीवियरिटी भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए हर पेशेंट का इंडिविजुअल असेसमेंट जरूरी है। और सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सर्जरी होते ही प्रेगनेंसी निश्चिंत है, मतलब जैसे ही सर्जरी होगी अगले महीने आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। ऐसा नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। कुछ महिलाओं में नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है, कुछ महिलाओं को अंडे बनने की दवाई का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में आईवीएफ का भी रिक्वायरमेंट, टेस्ट ट्यूब बेबी का भी रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। अब बात करते हैं रिकवरी की। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर सर्जरी करा लेंगे तो रिकवरी कितने दिन में होगी? ये सवाल लगभग हर पेशेंट को आता है और आना भी चाहिए, और हर पेशेंट हमसे पूछता भी सर्जरी से पहले। तो लेप्रोस्कोपी के बाद रिकवरी ओपन सर्जरी की तुलना में काफी तेज होती है। इस सर्जरी में लेप्रोस्कोपी में दर्द कम होता है, आपका हॉस्पिटल स्टे कम होता है और सामान्य गतिविधियों में जल्दी वापसी हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात,
सर्जरी के बाद फॉलो अप बहुत जरूरी है। फॉलो मतलब जब आपको डॉक्टर बुलाएंगे सर्जरी के बाद वहां पे जाके दोबारा डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक क्रोनिक बीमारी है, मतलब कई दिनों तक चलती है और कुछ महिलाओं में समय के साथ दोबारा होने का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट हमेशा आवश्यक होता है। हमेशा हमें ये सोचना है कि बीमारी हमें दोबारा नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात और, एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी का उद्देश्य सिर्फ आपका दर्द कम करना नहीं है, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाएगी, आपका फर्टिलिटी बेहतर हो जाएगा और पेल्विक ऑर्गन की नॉर्मल फंक्शनिंग रिस्टोर करने का एक एफर्ट है। इसलिए अगर आपको सीवियर पेन, पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा दर्द, चॉकलेट सिस्ट या इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो सर्जरी से डरिए मत। डरना समस्या का समाधान नहीं, बल्कि सही स्पेशलिस्ट से सही सलाह लीजिए, क्योंकि सही समय पर की गई आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कई महिलाओं की जिंदगी और फर्टिलिटी दोनों बदल सकती है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल बटन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके किसी भी दोस्त को एंडोमेट्रियोसिस है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, शायद ये वीडियो देखने के बाद उसको समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत